Hello, champions. I hope your studies are going very well. And today we are going to learn a new unit, that is unit number 1 of Indian Contract Act, that is nature of a contract. So let's have an overview of the unit. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, essential of a valid contract, and types of a contract. And in the elements of contract we are going to learn, that is agreement and what is enforceability by law. And further in the agreement part we will going to learn, that is what is offer and what is acceptance. So सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा होता है ऑफर का। ऑफर के बाद होता है एक्सेप्टेंस, फिर बनता है हमारा एग्रीमेंट, तो फिर बारी आती है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा ऑफर कि ऑफर क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो सबसे पहला स्टेप है वो अपना होता है ऑफर। तो बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं इसमें कि ऑफर होता क्या है। जब मैं सामने वाले को कोई विलिंगनेस शो करूं उसकी सहमति लेने के लिए, क्या बोला मैंने, जब मैं सामने वाले को अपनी विलिंगनेस शो करूं ताकि मैं सामने वाले की कंसेंट ले पाऊं, अप्रूवल ले पाऊं, तो उसको हम बोलते हैं ऑफर। लेट्स से आई हैव ए कार, तो मैंने सामने वाले को ऑफर दिया, विल यू बाय माई कार फॉर 1 लाख रुपीज। तो इसमें सिंपली आप ऑफर नहीं बोलोगे इसे, पहले आप इसमें एलिमेंट्स देखोगे ऑफर के क्या होने चाहिए। विल यू बाय माई कार, सबसे पहला मेरी विलिंगनेस इसमें क्या हुई कि मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूं, तो मैंने बेचने के लिए सामने वाले को बोला कि क्या आप मेरी कार परचेज करोगे। मतलब मैंने अपनी विलिंगनेस भी जताई इसमें, प्लस सामने वाले की अप्रूवल भी पूछी विल यू लगा के, तो इसको हम बोलेंगे ऑफर। और जब ये पर्सन यस बोल दे, यस आई एग्री टू बाय योर कार, तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो इसी की डेफिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेक्शन 2 क्लोज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अदर his willingness to do or abstain from doing something with the view to obtain the approval of that other person to such act or abstinence he is said to make a proposal। इसमें दो वर्ड इंक्लूड हुए हैं। abstain from doing का मतलब क्या, abstain का मतलब होता है कुछ नहीं करना, और abstinence का मतलब होता है कि वो काम जो हमें ना करने का ऑफर दिया था। तो मैंने क्या बोला अभी, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाइज करता है कुछ करने की या कुछ ना करने की, ताकि वो सामने वाले से अप्रूवल ले सके, उसको हम बोलते हैं ऑफर या फिर प्रपोजल। अब यहां पे एग्जांपल 2 में देखना क्या है, जहां पे ए ने बी को बोला है दैट ही इज डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2029। ए ने बी को बोला कि 2019 से पहले मैं शादी करना चाह रहा हूं। उसने अपनी विलिंगनेस तो बताई टू डू मैरिज, बट उसने ये नहीं बताया कि आप मैरिज करोगे या नहीं करोगे मेरे साथ। तो ये ऑफर है या नहीं है? ये ऑफर बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके जगह यही होता दैट मिसेस बी, आई वांट टू मैरी विद यू, सो विल यू मैरी मी। तो ये हो जाता ऑफर में। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी अप्रूवल भी पूछी है और साथ में ही मैंने अपनी इच्छा भी जताई है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखो क्या है। एग्जाम्पल 2 में ए टेल्स बी दैट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019। तो ये ऑफर है या नहीं है? ये ऑफर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए ने सिर्फ बी को एक अपने डिजायर, एक विलिंगनेस बताई कि वो शादी करना चाह रहा है 2019 से पहले। उसने ये नहीं पूछा कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे मुझसे, तो इसलिए ऑफर ये नहीं है। और अगर इसको मुझे ऑफर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे इसमें क्या एलिमेंट लगाना पड़ेगा, विल यू मैरी मी, कि बी को बोलेगा वो क्या मुझसे शादी करोगे, तो उसमें विलिंगनेस भी आ गई और वो सामने वाले की इच्छा भी पूछ रहा है, तो ये हमारा डेफिनेटली ऑफर माना जाएगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है नोट टू डू समथिंग का। नोट टू डू समथिंग का कैसे कि अब लेट्स से कोई एक्टिवा पे आ रहा था और सडनली स्ट्रक विद माय कार, तो मैंने उसको बोला कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा, आपने मेरी गाड़ी तोड़ी है। बट देन व्हाट ही सेड कि मैं आपको रिपेयर चार्जेस दे दूंगा बट आप कोर्ट केस नहीं करोगे। मतलब उसने मुझे कुछ ना करने का ऑफर दिया। क्या ना करने का? कि मैं कोर्ट केस उसके ऊपर ना करूं, बदले में वो मुझे रिपेयर चार्जेस दे देगा। तो ये भी क्या है? ऑफर है कुछ ना करने का। तो ऑफर दो सेंस में होते हैं हमारे, एक पॉजिटिव सेंस में और एक नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में कौन सा? कुछ करने के लिए जब हम ऑफर दे रहे हैं। नेगेटिव सेंस में कौन सा? जब हम कुछ ना करने के लिए ऑफर दे रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफर एंड पॉजिटिव ऑफर। अब जो पर्सन
ऑफर देता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर, और जिसको हमने ऑफर दिया है उसको हम बोलते हैं ऑफरी। और जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा वो बन जाएगा प्रोमाइजी, मैं बन जाऊंगा प्रोमाइजर। और ऑफर के अंदर विलिंगनेस कुछ जरूर होनी चाहिए, और विलिंगनेस के अंदर ऐसा विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं सामने वाले की अप्रूवल चाह रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऑफर नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव कुछ करने का, नेगेटिव कुछ ना करने का। उसके बाद काइंड्स ऑफ ऑफर में दो चीजें आती हैं आपकी, हाउ मेड, टू हुम इट इज मेड। हाउ मेड में कैसे कैसे हम ऑफर बना सकते हैं, पहला एक्सप्रेस ऑफर मतलब बता के, दूसरा इंप्लाइड ऑफर जहां पे दोनों पार्टीज कुछ ऐसा एक्ट करे जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो जाए, किसी भी ऑफर की किसी भी एक्सेप्टेंस की नीड ना हो। टू हुम इट इज मेड, किसको दिया जाएगा ऑफर, आइदर जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर मतलब कि मैंने पब्लिक एट लार्ज को दिया है, स्पेसिफिक ऑफर मतलब जो मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक ऑफर। उसके बाद इसी को फर्दर एक्सटेंड किया है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। 5 तरह के हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर होते हैं। पहला हमारा जनरल ऑफर, दूसरा स्पेशल ऑफर, तीसरा हमारा काउंटर ऑफर, फोर्थ हमारा क्रॉस ऑफर एंड फिफ्थ हमारा स्टैंडिंग ऑफर। जनरल ऑफर क्या, जो पब्लिक एट लार्ज को देते हैं, आर कॉल्ड ए जनरल ऑफर। स्पेशल ऑफर जो हम किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को हम देते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब मैंने सामने वाले को कुछ ऑफर दिया बट मेरे ऑफर को काट के वो दोबारा से मुझे ऑफर दे रहा है, इज कॉल्ड एज काउंटर ऑफर। मतलब मेरे ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा बट मेरे ऑफर की बिहाफ पे वो एक ऑफर मुझे और दे रहा है, उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। देन स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर हमारा होता है कि जो एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक स्टैंड रहे, पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक वो वैलिड रहे, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। और वो टाइम लैप्स होने के बाद वो ऑफर भी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाए तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। और क्रॉस ऑफर क्या, क्रॉस ऑफर मतलब जो दो पार्टीज एक दूसरे को आइडेंटिकल चीज के लिए ऑफर दे। क्या बोला मैंने, जब दो पार्टीज एक ही ऑब्जेक्ट के लिए एक दूसरे को ऑफर दे बिना ये जाने कि ये बंदा मुझे पहले ऑफर दे चुका है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ऑफर। वन बाय वन पढ़ते हैं डीपली इसको। पहला देखो क्या है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या होता है, इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब इसमें केस भी हुआ था कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, जहां पे कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने एक पब्लिक ऑफर दिया था, वो कार्लिन ने एक्सेप्ट कर लिया था, हेंस तो जनरल ऑफर उसमें अप्रूव्ड हुआ था। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर में क्या था, जो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाए उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑफर। और स्पेसिफिक ऑफर से वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको हमने वो ऑफर दिया हो, उसके अलावा कोई भी पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देन क्रॉस ऑफर, when two parties exchange identical offer in ignorance at the time of each other's offer, the offer are called as cross offer। इसको मैं आपको समझाता हूं। लेट्स से मिस्टर ए है, यहाँ पे मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रॉपर्टी सेलिंग के लिए एक ऑफर दिया, क्या मैं प्रॉपर्टी परचेज करोगे, और वहीं पे बी ने भी इसको एक ऑफर मार दिया, क्या आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे सेल करोगे। मतलब इसने बी से पूछने के लिए और बी ने ए से पूछने के लिए सेम चीज के लिए ऑफर मार दिया, बट ना ही ए को पता कि ऑफर बी ने दिया है, ना ही बी को पता अभी कि ए ने कोई ऑफर दिया है, दोनों ऑफर अभी बीच में ही है, तो उस कैटेगरी को बोला जाता है क्रॉस ऑफर। जब दोनों पार्टी सेम ऑफर डालती हैं बिना ये जाने कि दूसरा पर्सन मुझे ऑफर दे चुका है। उसके बाद काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर ऑफर्स एज ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब बहुत अच्छा वर्ड है ये, क्वालिफाइड मतलब कंडीशनल। जब मैंने बोला क्या आप ये फोन 10,000 का परचेज करोगे, ये मेरा ऑफर था, बट सामने वाला क्या बोलता है 10,000 में नहीं, हम ये फोन 8,500 रुपए में परचेज करेंगे। मतलब मैंने उसको 10,000 का ऑफर दिया था, उसने बदले में मुझे 8500 का ऑफर दे दिया। ठीक है, तो ये हुआ मेरा कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि उसने बोला कि मैं एक्सेप्ट तो करूंगा बट 8500 में करूंगा, तो ये हुई कंडीशनल एक्सेप्टेंस, हेंस काउंटर ऑफर। और ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती क्योंकि इसने काउंटर ऑफर दिया है। अब अल्टीमेटली पॉइंट मेरे पे है कि मैं 8500 में उसको बेचना चाहूंगा या नहीं चाहूंगा। स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर मतलब जो रिमेनिंग ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो एक पीरियड ऑफ टाइम तक ओपन रहे एक्सेप्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। जैसे होली सेल, दिवाली सेल, ये सब आता है, ये हमारे स्टैंडिंग ऑफर में आती है। तो हमने अभी 5 तरह के ऑफर्स पढ़े अपने। पहला हमारा जनरल ऑफर जो पब्लिक एट लार्ज को दिया जाए, स्पेसिफिक ऑफर है स्पेशल ऑफर जो एक पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को दिया जाए, काउंटर ऑफर जो ऑफर के ऊपर यानी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दी जाए उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। देन क्रॉस ऑफर
क्रॉस ऑफर मतलब जब दो पार्टीज आइडेंटिकल ऑफर मारती हैं बिना ये जाने कि सामने वाला पार्टी उसको ऑलरेडी ऑफर दे चुका है। स्टैंडिंग ऑफर जो एक स्पेसिफिक टाइम तक ओपन रहे, कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफर। आफ्टर दैट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक वैलिड ऑफर के क्या एसेंशियल्स हैं? इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। सर लीगल रिलेशनशिप मतलब क्या है? इट मीन्स वो सोशल एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए या फिर सोशल ऑफर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने किसी को पार्टी में इनवाइट किया एंड सडनली आई डिसाइड टू गिव देम ए पार्टी, तो ये क्या है? क्या लीगल ऑफर है? नहीं, ये हुआ सोशल ऑफर। या फिर मैंने किसी की हेल्प करने के लिए कहा बट मैंने हेल्प करने से मना कर दिया, तो वो क्या हुआ? हमारा सोशल ऑफर, हैंस नॉट ए वैलिड ऑफर। तो वैलिड ऑफर उसको बोला जाएगा जब वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता हो, अदरवाइज नहीं। सेकंड, सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, नॉट वेग का मतलब हो बिल्कुल क्लियर। मतलब ऑफर जब मैं दे रहा हूं तो सर्टेन होना चाहिए, मतलब स्पष्ट होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या चीज में बेचना चाह रहा हूं। मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना रही हो कि क्या चीज मुझे सेल करनी है, कितना प्राइस है, कितना कुछ, सब कुछ मुझे स्पष्ट रूप से सामने वाले को बताना पड़ेगा। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। अब वो ऑफरी को कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मैंने ऑफर बनाया, उसको फोल्ड किया और ड्रॉर में डाल दिया, नहीं, बट सामने वाले को कम्युनिकेट वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक वो सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो एक्सेप्ट उसको कैसे करेगा। हेंस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज मैंडेटरी, नेसेसरी। फोर्थ, इट मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। तो हमारी डेफिनेशन में भी आया था कि जब भी मैं ऑफर दे रहा हूं तो वो इस पर्पस के लिए दिया हो, इस मोटिव से दिया हो कि मैं सामने वाले का एक्सेप्टेंस चाह रहा हूं। इट मे बी कंडीशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। ऑफर में कंडीशन हो सकती है बट एक्सेप्टेंस में कंडीशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? ऑफर में कंडीशन जैसे कि मुझे पेमेंट इसी मोड से लेनी है, इतने दिन में आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिर्फ इसी प्रोडक्ट के लिए आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये सारी वैलिड चीजें होती हैं। बट एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं होती है क्योंकि वो काउंटर ऑफर बन जाता है फिर। तो यहाँ पे जो हम एसेंशियल्स पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं हमारे ऑफर के, तो ऑफर कंडीशनल हो सकते हैं, ध्यान रखना इसमें। ऑफर शुड नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। सुनना ध्यान से, ऑफर के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका कंप्लायंस ना होने पे वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस मान ली जाए। जैसे आपने इस टाइम तक मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं उसको ऑलरेडी एक्सेप्टेड मान लूंगा। मतलब एक टाइम स्लॉट बता दिया कि इस टाइम से पहले पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी है, ये कंडीशन लगा दी कि इस टाइम से पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी है, बट उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी, या फिर आपने अगर 4 बजे से पहले एक्सेप्टेंस नहीं दी तो मैं उसको एक्सेप्टेड मान लूंगा। तो ऑफर के अंदर ऐसी कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए जिसका कंप्लाई ना होने पे उसको एक्सेप्टेड मान लिया जाए। ऑफर में भी आधा स्पेसिफिक और जनरल, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे 9th पॉइंट आ रहा है, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मतलब मैं किसी को इरादा बता रहा हूँ तो इरादा जो मैंने बताया है वो ऑफर से अलग होता है, क्योंकि वहां पे मैं किसी की एसेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ सामने वाले को अपनी विलिंगनेस शो कर रहा हूँ, तो वो ऑफर नहीं होगा। इन्विटेशन टू ऑफर ये पढ़ेंगे आगे क्या होता है। मेरे कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, फिर पासिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरे को ए ने इन्फॉर्मेशन दी कि आप जाके बी को दे दो, तो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करी उससे, तो ये कोई ऑफर नहीं है। देन एक प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर शेयर अलॉट करने के लिए जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं वो भी हमारा ऑफर नहीं माना जाएगा क्योंकि वो फॉल करता है हमारा इन्विटेशन टू ऑफर में। वन बाय वन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, अनाउंसमेंट, मैंने बता दिया आपको कि इंटेंशन बताना, कोई अनाउंसमेंट देना या फिर इंफॉर्मेशन पास करना, वो कभी भी ऑफर नहीं माना जाएगा। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू क्वेश्चन। मतलब मैंने सामने वाले से किसी चीज का आंसर पूछा है, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा है और वो मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो सिंपल जवाब देने से वो ऑफर नहीं माना जाएगा। जैसे मेरे फ्रेंड को मेरा फोन बहुत पसंद था, तो उसने पूछा कि फोन आपने कितने का लिया। मैंने बोला ये फोन लिया 25,000 रुपए का। ओके, तो मैंने उसके क्वेश्चन का सिर्फ जवाब दिया, तो क्या मैंने उसको ऑफर दिया कि आप 25,000 मेरा मोबाइल परचेज कर लो? नहीं। मतलब अगर मैं किसी को भी अपना प्राइस बताता हूं तो वो कोई ऑफर नहीं होता है। आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर मतलब क्या है कि अगर मान लो हम किसी को प्राइस कोट करते हैं, वो भी ऑफर नहीं माना जाएगा। ऊपर का ये स्टैंडर्ड पॉइंट है ये। आफ्टर दैट इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू ए बिजनेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्विटेशन टू ऑफर,
देखना ध्यान से। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? देखो, इनविटेशन टू ऑफर होता है मैं किसी को ऑफर नहीं दे रहा कि आप ये चीज करो, मैं सामने वाले को इनवाइट कर रहा हूं कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए मुझे ऑफर दो। जैसे मैंने फोन फॉर सेल निकाल दिया, बिकाऊ है ये, तो ये जो मैंने बात बोली है कि बिकाऊ है ये, तो क्या मैं किसी को ऑफर दे रहा हूं? मैं पब्लिक को इनवाइट कर रहा हूं कि आप मेरा फोन परचेज करो। अब मैं पब्लिक को इनवाइट कर रहा हूं कि आप आके मेरा फोन परचेज करो, मैं कोई ऑफर नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं इन्विटेशन टू ऑफर कि पब्लिक में से कोई भी बंदा उठ के आओ और मुझे इसको खरीदने का ऑफर दो कि आप कितने रुपए में इसको परचेज करोगे। तो वो होता है इन्विटेशन टू ऑफर, कि मैं किसी को इन्विटेशन नहीं दे रहा बट ऑफर लेने के लिए मैं किसी को इन्वाइट कर रहा हूं, इज कॉल्ड एज इन्विटेशन टू ऑफर। When the goods are sold through an auction, अगर मैं ऑक्शन कंडक्ट कर रहा हूं तो वो भी क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर। ये हम पढ़ चुके हैं, दोबारा आया है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। अब इसको ध्यान से समझना, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर क्या है? अटेम्प्ट टू इंड्यूस द ऑफर, मतलब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं कि कोई आके मेरे को ऑफर दे दे। एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ऑफर कम्स आउट इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। अब बाहर बोर्ड देख के कि ये घर किराए के लिए खाली है, टू लेट का बोर्ड देख के कोई बंदा आ रहा है मेरे सामने, तो क्या टू लेट का बोर्ड लगा के मैंने क्या उसको ऑफर दिया था? नहीं, मैंने उसको इनवाइट किया था कि आप मुझे ऑफर दो कि आपको घर किराए पे चाहिए है, देना होगा नहीं देना होगा वो हम सोचेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है? मतलब सिंपली अगर किसी ने वो इनवाइट एक्सेप्ट किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक ऑफर एमर्ज होगा। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं इनका। डिफरेंशिएशन क्या ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में? ऑफर इज एन फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। फाइनल एक्सप्रेशन कैसे? कि मैंने ऑफर दिया, जैसे ही सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा हम दोनों बाउंड हो जाएंगे। इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर का क्या मतलब है? मतलब हम कोई फाइनल विलिंगनेस नहीं बताते, हम कहते हैं कि हम कुछ नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, पहले आप हमें ऑफर दो फिर हम आपके साथ नेगोशिएट करेंगे। मतलब इट मींस हम आपको इनवाइट कर रहे हैं सिर्फ कि आप हमें ऑफर दो, हम कोई ऑफर अभी नहीं दे रहे हैं। इंटेंशन ऑफ पार्टीज, इंटेंशन पार्टीज कैसी रहती है कि जैसे ही सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा वैसे ही हम बाउंड हो जाएंगे। बट इन्विटेशन में हम नेगोशिएट करना चाहते हैं, पहले बातचीत करना चाहते हैं फिर हम एक्सेप्ट करेंगे। सीक्वेंस, पहले ऑफर है पहले एक्सेप्टेंस, पहले ऑफर आएगा, ठीक है, एक्सेप्टेंस से पहले ऑलरेडी। बट हम उसको ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में देखें तो पहले आएगा हमारा इन्विटेशन टू ऑफर, फिर आएगा हमारा ऑफर, क्योंकि इन्विटेशन टू ऑफर में सामने वाले को इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दो। बस ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक, दैट इज ऑफर। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? सबको पता है। एक्सेप्टेंस मीन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज अप्रूवल, प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जब जिसको मैंने ऑफर दिया था जब वो एक्सेप्ट कर ले उसके बाद वो ऑफर क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेड, बस उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। उसके बाद वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक और विथड्रॉन। अगर एक बार हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो बाद में उसको हम वापस नहीं ले सकते, ना ही उसको हम विथड्रॉ कर सकते हैं। जैसा हमारा लीगल रूल्स फॉर द ऑफर था वैसे ही लीगल रूल्स फॉर द एक्सेप्टेंस भी है। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। एक्सेप्टेंस सिर्फ वही बंदा दे सकता है जिसको मैंने ऑफर दिया था। अब इसका एक एग्जांपल था कि किसी से पैसे लेने थे, अब वो पैसे दे नहीं रहा था, मैंने क्या किया? मैंने उसको सामान ऑर्डर कर दिया। ओके, सामान ऑर्डर मैंने कर दिया, बट मेरा इंटेंशन सामान परचेज करना नहीं था कि मैं पैसे दूंगा उसे। मेरा इंटेंशन ये था कि मेरा जो डेट है वो सेट ऑफ हो जाएगा। अब उसने अपना बिजनेस आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया था, सेल कर दिया था, और जो न्यू ओनर है उसने मुझे माल भेज दिया और पैसे के लिए मुझे बोलने लग गया। मैंने उसको क्या बोला कि भाई मैंने पैसे देने के लिए ये गुड्स नहीं लिए थे, मुझे तो पैसे लेने थे, उसको सेट ऑफ करने के लिए मैंने गुड्स परचेज करने थे, और ना ही मैंने आपको ऑफर दिया था। तो मुझे बताना है क्या वो मुझसे पैसे क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता। मुझसे वो पैसे क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑफर्स का एक्सेप्टेंस सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसको ऑफर मिला हो, और यहाँ पे ऑफर उसको नहीं दिया गया था, उसके बिहाफ पे ओल्ड ओनर को ऑफर दिया गया था। तो हेंस acceptance can be given only by the person to whom offer is made. Acceptance must be qualified or, I am sorry, repeating again.
एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस हमारी एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, क्योंकि मैंने आपको 10 मिनट पहले बताया था कि अगर मान लो एक्सेप्टेंस में कंडीशन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अपना काउंटर ऑफर। और मुझे काउंटर ऑफर नहीं बनाना, मुझे पक्का एक्सेप्टेंस ही देनी है, तो एक्सेप्टेंस के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे हमारा ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे ही हमारी एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई तो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड, अगर मैंने मोड बताया है कि वाया मेल ही मेरे को एक्सेप्टेंस चाहिए है तो मुझे वाया मेल ही एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, या फिर सामने वाले पर्सन को वही मोड फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई भी मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो जो भी यूजुअल मोड है वो एप्लीकेबल माना जाएगा। टाइम, टाइम का मतलब क्या है कि जो एक्सेप्टेंस देनी है वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट देनी पड़ेगी, मतलब टाइम एक्सपायर ना हो उससे पहले पहले मुझे एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। मेयर साइलेंस नोट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, इसका क्या मतलब है, चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। मतलब सामने वाले ने मेरे को ऑफर दिया बट मैं चुप रहा, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे केस हुआ था कि एक फेल्ट हाउस था, उसने नेफ्यू को बोला कि मुझे ये हॉर्स परचेज करना है, बट नेफ्यू ने फेल्ट हाउस को कोई भी हाँ या ना का जवाब नहीं दिया था कि वो बेचेगा या नहीं बेचेगा उसको। ओके, बट फेल्ट हाउस ने क्या समझ लिया कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी क्योंकि फेल्ट हाउस को अभी तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई थी। तो मेयर साइलेंस कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। आफ्टर दैट एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, मतलब कभी कभार क्या होता है हाँ ना से ऊपर भी कोई चीजें होती हैं। अगर मेरे को कोई काम करने के लिए बोला था कि आप ये काम करो, क्या मेरा यह काम करोगे आप, या फिर ऐसे विल यू डू दिस वर्क फॉर मी, बट उसने हाँ ना का जवाब नहीं दिया, बट वो सिंपली उसने वो काम कर दिया, तो क्या समझना है इसमें, मतलब जब हाँ ना ना बोला हो बट फिर भी उसने वो काम करके अपनी एक्सेप्टेंस शो कर दी, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या फिर इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ये था हमारा टोटल लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि जिसको ऑफर दिया हो वही पर्सन एक्सेप्ट करे, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेट करना चाहिए, उसके बाद साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, विद इन द टाइम होना चाहिए, और उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, और कभी कभार इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी वैलिड मानी जाती है। उसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बहुत ही अच्छा पॉइंट है और क्वेश्चन हमेशा बनता है इस पे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मींस कंप्लीशन ऑफ ऑफर एंड कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा और एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी। पहले हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब ऑफर मेरा कंप्लीट कब माना जाएगा, ऑफर कब ये माना जाएगा कि सामने वाले को वो रिसीव हो गया है, जब सामने वाला उसको रीड कर लेगा, मतलब जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाएगी, एट दैट टाइम ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ऑफर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये था ऑफर का पार्ट। सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। उससे पहले हमारा टॉपिक दिया हुआ है मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, किस किस तरह से हम एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, बाय एन एक्ट, बाय एन ओमिशन। बाय एन एक्ट कैसे, या तो बोल के, लिख के, या जो काम बोला है वो काम करके, बाय एन एक्ट। दूसरा बाय एन ओमिशन, मतलब कुछ ना करने के लिए बोला था और वो मैंने काम नहीं किया, वो भी एक तरीके से क्या है, वो भी एक तरीके से एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। उसके बाद ए मेर मेंटल यूनिलेटरल एसेंट नॉट अमाउंट टू कम्युनिकेशन, मतलब हमने अपने दिमाग में ही ये बोल दिया हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट मैंने ऑफर को कम्युनिकेट ही नहीं किया,
तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। अब आता है हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान से सुनना। व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमने पढ़ा और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अब कब कंप्लीट होगा वो हम अभी पढ़ेंगे। बट इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एज अगेंस्ट ऑफर एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। एज अगेंस्ट ऑफर एंड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। प्रपोजर के अकॉर्डिंग क्या, when it puts into the course of transmission to him so as to out of the power of the acceptor to withdraw the same। ये मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। अब ऑफरर है, ऑफरर ने ऑफर को ऑफर दिया था, मैंने ऑफर का लिया नहीं यहाँ पे पर ले लेते हैं, इसने दिया था इसको ऑफर। जब इसे रीड कर लिया तो उसकी नॉलेज में आ गया और ऑफर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एक्सेप्टेंस दे इसे। अब एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी, ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस जब पूरी मानी जाएगी जब ऑफरी उसको ट्रांसमिशन में डाल देगा। मतलब जब ऑफरी उसको ट्रांसमिशन में डालेगा फिर पोस्ट में डालेगा, ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उस टाइम पूरी हो जाएगी। बट एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब, जब वो उसको रिसीव हो जाएगी और वो उसको रीड कर लेगा। तो देखो दोबारा सुनो, हमने भी क्या पढ़ा, हमने भी सिंपल सा पढ़ा कि प्रपोजर के अकॉर्डिंग मतलब ऑफर के अकॉर्डिंग कब पूरी मानी जाएगी जब ऑफर उसको ट्रांसमिशन में डाल देगा, और एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब पूरी मानी जाएगी जब वो प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो पोस्ट में डालेगा, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ऑफर की नॉलेज में आ जाएगा। बस उसके बाद प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, जहां पे एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है वो हमारा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फिर कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन क्या होता है, स्पेशल कंडीशन यहां पे होता है हमारा जो टैसिटली दी जाए और टैसिटली उसकी एक्सेप्टेंस दी जाए। टैसिटली क्या होता है, टैसिटली हमारा होता है साइलेंटली, जो कंडीशन साइलेंटली सामने वाले को दी जाए और वो साइलेंटली ही उनको एक्सेप्ट कर ले, कॉल्ड एज स्पेशल कंडीशन। जैसे रेलवे टिकट के पीछे या फिर एयरलाइन टिकट्स के पीछे छोटे छोटे वर्डों में कुछ स्पेशल कंडीशंस लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। हालांकि हम उनको पढ़ने का पेन नहीं लेते हैं बट फिर भी एयरलाइन अथॉरिटी ये प्रिज्यूम कर लेती है कि वो हमने रीड कर ली होगी और हम उस कंडीशन से बाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन मतलब कि जो चुपचाप दी जाती है और चुपचाप कोई उनको एक्सेप्ट कर लेता है विदाउट इवन रियलाइजिंग देम कि हमने उनको एक्सेप्ट किया भी है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या, जो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करने पड़ते हैं अगर मुझे सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो। मतलब मैं जो टर्म्स एंड कंडीशन उसने बताई है उसमें मॉडिफाई या अल्टरेशंस नहीं कर सकता। अगर मुझे सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मुझे एज इट इज सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बस। बट वो टर्म्स एंड कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, ये इंप्लाइड बात है। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब मैंने ऑफर दिया बट मुझे लग रहा है कि मुझे उसको ऑफर नहीं देना चाहिए था, तो क्या मैं ऑफर को रिवोक कर सकता हूं? डेफिनेटली यस, मैं ऑफर को रिवोक कर सकता हूं। सेम एज इट इज वाइस वर्सा। अगर एक्सेप्टर को कभी लग रहा है कि मुझे एक्सेप्टेंस जो दी थी वो रिवोक करनी चाहिए तो क्या वो रिवोक कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर कैन बी रिवोक एट एनी टाइम before communication of acceptance is complete as against the proposer। मतलब यहां से देखो रिवोकेशन ऑफ ऑफर पढ़ रहे हैं हम, रिवोकेशन ऑफ ऑफर है और ऑफर देता कौन है? ऑफरर। बड़ी आराम से बोल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑफर देता कौन है? ऑफरर। तो ऑफर रिवोक भी कौन करेगा? सर ऑफरर करेगा। बट जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो बाद में रिवोक या फिर रिट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहां पे ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई हो, कैसे देखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस होने के बाद वो दोबारा से रिवोक नहीं कर सकता या फिर
विड्रॉ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे प्रपोजल कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। दोबारा से ट्रैक पे आओ। ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब पूरी होती है? जब ऑफरी उसको ट्रांसमिशन में डालता है। आया समझ में? अगर ट्रांसमिशन में एक बार डाल दिया तो ऑफर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट, प्रॉमिस बन गया और बाद में वो रिवोक नहीं कर सकता। तो प्रपोजल सिर्फ उसी टाइम रिवोक हो सकता है जब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट मानी जाएगी। हेंस जब एक्सेप्टर पोस्ट में डालेगा उससे पहले पहले उसको रिवोक करना पड़ेगा। बट एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक कंप्लीट कर सकता है? जब तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर रीड ना कर ले, क्योंकि एक्सेप्टर के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस जब पूरी होती है जब सामने वाला पर्सन उसको रीड कर लेता है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस जब पूरी होगी जब इसको वो रीड कर लेगा। तो रीड करने से पहले वो एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है और पोस्ट करने से पहले वो ऑफर रिवोक कर सकता है। कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे 15/4/23 को ऑफरी ने एक्सेप्टेंस को पोस्ट में डाला, तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से 15/4 को मेरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, मतलब मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बन गया ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस डेट के बाद वो कभी भी रिवोक नहीं कर सकता। बट उसको रिसीव कब हुई है? 18/4 को। तो ऑफर 18/4 से पहले पहले अपने एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है एक ये थोड़ी सी एम्बिगस सी सिचुएशन है, बट लॉ में अभी तक चेंज नहीं किया गया है, तो मैं एज इट इज इसको रीड आउट करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट थ्रू पोस्ट, टेलीफोन या आसान आप लोग कर लेना। टेलीफोन का मतलब ये जो टेलीफोन करता है, अगर मानो डेड हो जाता है बीच में तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि उसने एक्सेप्टेंस बोला है या नहीं बोला है। ओके, आफ्टर दैट रिवोकेशन ऑफर, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन हम कितने तरह से कर सकते हैं? सबसे पहला बाय नोटिस, सबसे यूजुअल मोड होता है। देखो बच्चों, यूजुअल मोड कैसे कि मैंने पहले ऑफर दिया था बोल के, और पहले बोल के ही बता दिया कि मैं ऑफर वापस ले रहा हूं, मैं आपको चीज बेचना नहीं चाह रहा हूं। बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैंने बोला था कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं किया 10 दिन के अंदर तो हम उसको रिवोक कर लेंगे। तो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, कोई कंडीशन मैंने ऑफर के साथ लगाई थी, याद है ना? ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। तो जो कंडीशन मैंने लगाई थी वो फुलफिल नहीं हुई, तो वहां पे मेरा ऑफर रिवोक हो जाएगा। डेथ और इंसैनिटी, ऑफर देने वाला ही नहीं रहा तो ऑफर क्या रहेगा? बाय काउंटर ऑफर, बाय काउंटर ऑफर कैसे? मैंने कोई ऑफर दिया, सामने वाले ने मेरे को ऑफर दिया, तो उसके बदले में जो ओरिजिनल ऑफर मैंने उसको दिया था वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नया ऑफर राइज हो गया है। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो मोड मैंने बोला था उस मोड के अकॉर्डिंग, उस मोड के अकॉर्डिंग उसने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो भी रिवोक माना जाएगा। बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, या फिर जब मैंने ऑफर दिया था वो एक्ट हमारा लीगल था, बट ड्यूरिंग द मीनवाइल एक ऐसा लॉ पास हुआ जिससे कि वो एक्ट क्या बन गया? इनवैलिड या फिर इलीगल, तो वहां पे सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हुई और फिर ऑटोमेटिकली मेरा रिवोक हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इसका, मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नोटिस, बाय लैप्स, by non-fulfillment of condition, by death or insanity, by counter offer, by non-acceptance of offer into the prescribed mode, and by subsequent illegality। तो ये था हमारा complete topic of offer plus acceptance। Got it? अब एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, that is what is contract। और ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay tuned and subscribe the channel for the second video. Thank you. Have a nice day.